कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करूँगा जान के। चल आराम से बताऊंगा भाई कारण। आएगा टाइम, टाइम आएगा। इंदौर, फरवरी 13, 2026। सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। द्वारकापुरी एरिया की बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर पिछले 2 दिनों से एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन उस सुबह वो खामोशी अचानक टूट गई। एक पड़ोसी को दरवाजे के नीचे से एक तेज अजीब सी बदबू महसूस हुई। वो बदबू जिसे पहचानने में कोई भी इंसान गलती नहीं करता। द स्मेल ऑफ डेथ। तुरंत पुलिस को फोन किया गया। जब पुलिस ने दरवाजे को तोड़ा तो उनके सामने जो मंजर था वो किसी हॉरर मूवी से भी ज्यादा डरावना था। बेड पर एक 24 साल की लड़की की नेकेड बॉडी पड़ी हुई थी। बॉडी काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी। गले पर रस्सी के निशान बिल्कुल साफ थे, स्ट्रैंगुलेशन। लेकिन ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक ऐसी दरिंदगी की शुरुआत थी जिसने इंदौर पुलिस को भी अंदर तक झकझोर के रख दिया। घर का रेंटर पीयूष दमनोतिया गायब था और साथ ही गायब था विक्टिम का मोबाइल फोन। पुलिस के लिए ये एक ओपन एंड शट मिसिंग पर्सन टर्न्ड मर्डर केस जैसा लग रहा था। उन्हें लगा एक ऑब्सेसिव बॉयफ्रेंड ने गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया और फिर भाग गया। लेकिन अगले 48 घंटों में जो सच सामने आने वाला था वो पुलिस की हर प्रेडिक्शन से कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा बीमार कर देने वाला था। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। नेक्रोफीलिया, अकल्ट रिचुअल्स, पोस्ट डेथ डिफेमेशन, और इस सब के पीछे था एक 24 साल का MBA स्टूडेंट जो अरेस्ट होने के बाद कैमरे के सामने हल्की सी मुस्कान के साथ बस इतना कह रहा था, जो हुआ सो हुआ। आखिर उस रात उस बंद कमरे में क्या हुआ था? क्या ये गुस्से का नतीजा था या एक प्री प्लान्ड साइकोलॉजिकल एग्जीक्यूशन? आज हम इस केस के हर एक अंधेरे पन्ने को पलटेंगे। वी विल विटनेस द कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ ह्यूमन एम्पैथी। दिस इज द इंदौर MBA मर्डर केस। लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारी कहानी इंदौर से शुरू होती है, एक ऐसा शहर जो अपनी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना जाता है। हर साल हजारों यंग माइंड्स यहाँ अपने सपने लेकर आते हैं। विक्टिम भी उन्हीं में से एक थी। सिर्फ 24 साल की उम्र, ब्राइट, एकेडमिकली अकम्प्लिश्ड और सोशली आउटगोइंग। वो अपनी MBA कंप्लीट कर रही थी। उसकी लाइफ की कहानी बस अभी शुरू ही हुई थी। कई मायनों में वो एक आइडल मॉडर्न इंडियन वुमन थी जो अपनी हीरोज जर्नी पर आगे बढ़ रही थी। एजुकेशन, करियर, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, उसके पास फ्रेंड्स थे, उसके पास एम्बिशन था और सबसे इम्पोर्टेंट उसके पास एक फ्यूचर था। लेकिन उन्हीं MBA क्लासेस के बीच उसकी मुलाकात हुई पीयूष दमनोतिया से। पीयूष भी उसी कॉलेज में सेकंड ईयर MBA स्टूडेंट था, मंदसौर का रहने वाला, और इंदौर में एक फ्लैट रेंट पर लेकर रह रहा था। दोनों के बीच धीरे धीरे रिलेशनशिप शुरू हुई। शुरुआती फेज में सब कुछ नॉर्मल था। दोनों क्लासमेट्स थे, साथ घूमते थे, करियर प्लान्स डिस्कस करते थे। लेकिन पीयूष का बैकग्राउंड थोड़ा अलग था। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक कंजर्वेटिव स्मॉल टाउन बैकग्राउंड से आया था। शायद शुरू में ये डिफरेंसेस ही अट्रैक्शन बने होंगे, ऑपोजिट्स का पुल, नई सोच का एक्साइटमेंट। पर धीरे धीरे पीयूष का ऑब्सेशन और पोजेसिवनेस बढ़ने लगे। उसे लड़की की इंडिपेंडेंस से प्रॉब्लम होने लगी, उसके सोशल सर्कल से भी। अब हर इंटरेक्शन जो वो किसी दूसरे लड़के के साथ करती पीयूष के लिए एक इशू बन जाता। और विक्टिम को शायद उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जर्नी को एक ऐसा विलन शेप दे रहा है जो हर कदम पर उसे कंट्रोल करना चाहता है। फरवरी 10, 2026, एक आम नॉर्मल ट्यूसडे मॉर्निंग। विक्टिम के पिता ने उसे सुबह कलेक्ट्रेट के पास ड्रॉप किया। उसे अपने आधार कार्ड में कुछ करेक्शंस करवाने थे। एक सिंपल इरैंड, एक रूटीन सा काम। वो अपने पिता से कहकर गई थी काम खत्म करके या तो वो कॉलेज जाएगी या सीधा घर लौट आएगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी बार था जब वो अपनी बेटी को जिंदा देख रहे थे। जब शाम तक वो घर नहीं लौटी तो परिवार को चिंता होने लगी। पहले उन्होंने सोचा शायद दोस्तों के साथ होगी, लेकिन उस रात लगभग 11 बजे उनके फोन पर एक मैसेज आया, एक फाइनल मैसेज, एक ऐसी लाइन जिसने सब कुछ बदल दिया, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैसेज क्या था वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। फरवरी 11, परिवार ने पंद्रीनाथ पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखाई। लेकिन शुरू में पुलिस ने केस को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। जैसे अक्सर एडल्ट मिसिंग पर्सन केसेस में होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला होगा,
आ जाएगी और इस तरह मिसिंग रिपोर्ट्स का अधूरा काम 2 दिनों तक हवा में लटका रहा। फैमिली बार बार पुलिस से गुहार लगाती रही, उसका फोन ट्रैक करो, पीयूष को ट्रैक करो। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई डिसिसिव एक्शन नहीं लिया गया। इधर पुलिस वेट कर रही थी, उधर द्वारकापुरी के उस फ्लैट में वक्त ठहर चुका था और बदबू हर घंटे के साथ और तेज होती जा रही थी। जरा उस डिस्कम्फर्ट को महसूस कीजिए। एक तरफ एक हताश परिवार की टूटी हुई सी उम्मीद और दूसरी तरफ उनकी बेटी की सड़ रही बॉडी की ऑल्टर्ड रियलिटी जो वहां चुपचाप पड़ी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वक्त पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 13 फरवरी, वही सुबह जब बदबू ने दरवाजा तोड़ने पर मजबूर कर दिया। बॉडी की डिस्कवरी पूरी इन्वेस्टिगेशन का क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड मोमेंट बन गई। एक होनहार और टैलेंटेड लड़की अब गायब थी। अब कहानी की प्रोटैगनिस्ट एक मर्डर विक्टिम बन चुकी थी। पुलिस फॉरेंसिक टीम फ्लैट में एंटर हुई। रूम ऑलमोस्ट स्टेराइल था, ज्यादा क्लटर नहीं, सिर्फ बेड पर पड़ी हुई बॉडी ने सब कुछ बदल दिया। विक्टिम नेकेड मिली। फॉरेंसिक फाइंडिंग्स ने कंफर्म किया स्ट्रैंगुलेशन। गले पर मल्टीपल रोप मार्क्स थे और चेस्ट में एक गहरा स्टैब वुंड। पास ही एक नाइफ मिला, टूटा हुआ। फॉरेंसिक्स को नाइफ के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स भी मिले। ये सब क्या दिखा रहा था? बेइंतहा गुस्सा और एक वायलेंट स्ट्रगल के क्लियर साइंस। लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को कुछ अजीब लगा। बॉडी पर जो पैटर्न्स थे वो एक टिपिकल स्ट्रगल सिनेरियो से पूरी तरह मैच नहीं कर रहे थे। यहाँ कुछ और भी हुआ था, कुछ ऐसा जो अभी तक समझ नहीं आ रहा था। पुलिस का पहला सस्पेक्ट पीयूष दमनोतिया था, द रेंटर ऑफ द रूम। पुलिस ने इमीडिएट मैनहंट इनिशिएट किया। द सस्पेक्ट सर्च हैड बिगन, अ जर्नी ऑफ एस्केप। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला। फुटेज में फरवरी 10 की दोपहर 3 बजे दोनों को साथ में फ्लैट के अंदर एंटर करते हुए देखा जा सकता था। विक्टिम रिलैक्स्ड लग रही थी। पीयूष के हाथ में एक बैग था, द लास्ट नोन अलाइव मोमेंट। लेकिन आखिर उस बैग में क्या था? पुलिस सस्पेक्टेड प्री प्लानिंग। फोन रिकॉर्ड एनालिसिस से कंफर्म हुआ दोनों रिलेशनशिप में थे। फैमिली ने भी कंफर्म किया कि दोनों के बीच मैरिज को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। फैमिलीज ओपोज्ड थी। जेलसी और पोजेसिवनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके थे एज मोटिव। पीयूष गायब था। पुलिस टीम्स उसके नेटिव टाउन मंदसौर और दूसरे लोकेशंस पर भेजी गई। डिजिटल फुटप्रिंट्स एनालिसिस से उसके मूवमेंट्स ट्रैक हुए। वो ट्रेन से पनवेल महाराष्ट्र गया। फ्लैट की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग थी। एक्सपर्ट्स को फिंगरप्रिंट्स मिले, बायोलॉजिकल सैंपल्स भी रिकवर हुए। एक बात कंफर्म हो गई, पीयूष रूम में था, लेकिन अब वो कहाँ है? हंट जारी थी। हर घंटा मैटर कर रहा था। अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर गया, अगर उसने फोन डिस्कार्ड कर दिया, तो केस कभी भी कोल्ड हो सकता है। उसे अरेस्ट करना अभी तक एक अनफिनिश्ड बिजनेस था और इसी बात का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। सोशल मीडिया पहले ही एक्टिव हो चुका था। जस्टिस की डिमांड तेज हो रही थी और पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया ने अपना कैंप लगा लिया था। फरवरी 14 वैलेंटाइंस डे, पनवेल महाराष्ट्र में एक होटल में स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने पीयूष दमनोतिया को सराउंड कर लिया। पुलिस ने उसके रूम में एंट्री ली। वो वहीं था। अरेस्टिंग ऑफिसर्स के मुताबिक वो बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। हैरानी की बात ये थी, वो सरप्राइजिंगली काम था, जैसे वो वेट कर रहा हो। उसने बिना किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर कर दिया। उसके पास से विक्टिम का मोबाइल फोन रिकवर हुआ, टूटा हुआ। यहाँ एक और लूप खुल गया। मैसेजेस भेजने के बाद और भागने के बाद फोन तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर वो अपनी ट्रेल छुपाना चाहता था तो फोन उसने अपने पास रखा ही क्यों? पुलिस किलर को ट्रैक कर रही थी, लेकिन अब वो एक ऐसे लेवल की साइकोपैथी से टकराने वाली थी जिसके लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे। अरेस्ट के बाद पीयूष को इंटेरोगेशन के लिए इंदौर लाया गया। स्टैंडर्ड पुलिस इंटेरोगेशन मेथड्स अप्लाई किए गए। प्रायोरिटी क्लियर थी, कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करना। लेकिन द्वारकापुरी पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेटर्स को एक स्टील वॉल फेस करनी पड़ी। पीयूष बार बार अपने स्टेटमेंट्स बदल रहा था। हमारे बीच फाइट हुई, गुस्से में मार दिया, फिर वर्जन चेंज। नहीं, मैरिज का प्रेशर था, मैं सुसाइड करना चाहता था, उसे भी मार दिया। ये थी क्लासिक डिफेंसिव स्ट्रेटजीज। वो टेंस लग रहा था, लेकिन साथ ही डिस्टर्बिंगली काम भी। वो वाली कामनेस जो या तो किसी गहरी रिलीफ के बाद आती है या फिर किसी गहरी एम्प्टीनेस के बाद। सोचिए जरा उस डिस्कम्फर्ट को। एक 24 साल का MBA स्टूडेंट जिसके ऊपर अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड के मर्डर
का चार्ज है। इंटेरोगेटर्स के सामने बिल्कुल काम बैठा है, हल्की सी मुस्कान के साथ सिंपल क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई इंटरव्यू एक स्टैंडर्ड क्वेरी हैंडल कर रहा हो। इंटेरोगेशन रूम में धीरे धीरे साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स हो रही थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स एविडेंस के बेसिस पर अपना नरेटिव बिल्ड कर रहे थे। रोप, ब्रोकन नाइफ, डिकम्पोजिशन टाइमलाइन, लास्ट सीन डिटेल्स, सब कुछ एक वायलेंट मर्डर की तरफ पॉइंट कर रहा था। लेकिन बायोलॉजिकल फोरेंसिक एविडेंस से एक अनप्रेसिडेंटेड पैटर्न सामने आ रहा था, कुछ ऐसा जो रूटीन केसेस से बिल्कुल अलग था। तब इंटेरोगेटर्स ने अपना अप्रोच बदला। एक अचानक ट्विस्ट, सीधा सवाल पूछा गया, क्या तुमने उसे उसकी डेथ के बाद टच किया? रूम में एक पल के लिए सब फ्रीज हो गया और यहीं पीयूष की काम डिमीनर में पहली बार क्रैक आई। उसने नजर झुका ली, फ्लोर की तरफ देखने लगा, फिर उसने एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर मांगी और लिखना शुरू किया। मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। ये रिमोर्स था या सिर्फ एक परफॉर्मेटिव गिल्ट? उसने ये भी एडमिट किया कि वो उससे प्यार करता था और यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल हॉरर का असली कॉन्फ्लिक्ट। कैसे पॉसिबल है कि लव और किसी के बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की डिजायर एक ही इंसान के अंदर साथ साथ एग्जिस्ट करें? चलिए पता लगाते हैं। कन्फेशन ने जैसे ही दरवाजे खोले, फोरेंसिक डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स बनने लगे। नेक्रोफिलिया, पोस्टमार्टम स्टैबिंग, पोस्टमार्टम डिफेमेशन। डर सिर्फ मर्डर के होने में नहीं था, डर उस आफ्टर मैथ की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में था। पुलिस की क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन ने उसके एक्शंस की एक ठंडी डिस्टर्बिंग लॉजिक दिखाई। वो बॉडी के साथ बैठा रहा, उसने बियर पी और उसने डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्ट्स किए। ये कोई एक पल का गुस्सा नहीं था, ये एक लंबा खिंचता हुआ रिचुअल था, पूरी तरह से डोमिनेंस जमाने का, एक ऐसे इंसान पर जो अब आवाज उठाने की हालत में नहीं थी। सवाल ये है, सोसाइटी इस लेवल की डिह्यूमनाइजेशन को प्रोसेस कैसे करे? हम मजबूर हैं इस डिस्कम्फर्ट के साथ बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं है जो हमें आसान क्लोजर दे सके। अब बात करते हैं इस डार्क नैरेटिव के सबसे बिजार हिस्से की, द अकल्ट एंगल। मर्डर के बाद तांत्रिक रिचुअल्स। इंटेरोगेशन के दौरान पीयूष ने इंदौर से भागने के बाद की अपनी एक्टिविटीज रिवील की। पनवेल के एक होटल रूम में पुलिस को कुछ स्ट्रेंज क्लूज मिले, अगरबत्ती के जले हुए निशान और उसके फोन की गूगल सर्च हिस्ट्री। सर्चेस में लिखा था समनिंग स्पिरिट्स, विचक्राफ्ट। वो यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देख रहा था, हाउ टू कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स। उसने खुद एडमिट किया कि उसने अगरबत्ती जलाई और तांत्रिक रिचुअल्स परफॉर्म किए ताकि विक्टिम की आत्मा को वापस बुलाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है, क्या ये रिमोर्स था या फिर मरने के बाद भी उस पर कंट्रोल जमाने की एक और कोशिश, या फिर एक्सट्रीम मेंटल इलनेस? अक्सर जब हम ऑब्सेसिव पोजेसिव रिलेशनशिप्स देखते हैं जहां कंट्रोल धीरे धीरे वॉयलेंट मर्डर तक पहुंच जाता है, तो मर्डरर के लिए सिर्फ बॉडी को मार देना इमोशनल क्लोजर नहीं होता, उसके लिए बॉडी एक ऑब्जेक्ट बन जाती है। ऑकल्ट रिचुअल्स करना असल में पोस्टमार्टम कंट्रोल को और एक्सटेंड करने की कोशिश होती है। वो उसे जिंदा होते हुए कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए वो उसकी आत्मा को कंट्रोल करना चाहता था, मैजिकल तरीकों से उसे पूरी तरह पोजेस करने की कोशिश। इस तरह का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल अक्सर उस इंसान का होता है जो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की एजेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ना जिंदगी में और ना ही मौत के बाद। तांत्रिक रिचुअल्स, होटल रूम में जलती हुई अगरबत्ती, यूट्यूब पर सोल समनिंग के वीडियोस, किलर का दिमाग एक डार्क मोज़ैक बन चुका था। लेकिन जब वो अकल्ट के साथ बिजी था, तब वो एक और चीज सिस्टमैटिकली कर रहा था, उसकी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय। फरवरी 10 की रात लगभग 11 बजे विक्टिम का फोन अचानक एक्टिव हुआ। एक मैसेज भेजा गया, टेल पापा शी वोंट बी होम। मिसिंग रिपोर्ट का जो अनफिनिश्ड टेंशन था वो और गहरा हो गया। लेकिन उस वक्त कुछ और भी हुआ। विक्टिम के फोन से 11 एक्सप्लिसिट वीडियो क्लिप्स भेजे गए, फैमिली मेंबर्स को, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स को और एक कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में भी। ये क्लिप्स सिर्फ एक्सप्लिसिट नहीं थे, ये एक हेल्पलेस वुमन को दिखाते थे। ये एक कैलकुलेटेड कोशिश थी उसे पब्लिकली डिफेम करने की। सवाल ये उठता है, ये क्लिप्स क्यों भेजे गए? क्या ये रिवेंज था या फिर डोमिनेंस का एक और भी ज्यादा क्रूल लेयर? वीडियोस जब कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हुए तो ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक डीप वायलेशन था। फिजिकल एग्जीक्यूशन के बाद अब हो रही थी सोशल
कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत इंटरवीन किया, वीडियोस रिमूव किए गए और फैमिली को नोटिफाई किया गया। उसके बाद फैमिली के फोन लगातार बजने लगे। उम्मीद धीरे धीरे टूट रही थी, लेकिन पूरी हॉरर अभी सामने आनी बाकी थी। लूप्स धीरे धीरे क्लोज हो रहे थे, पर इस क्राइम की जो फाइनल डिस्गस्टिंग लॉजिक थी वो अभी फैमिली के सामने रिवील हो रही थी। वो चाहता था कि उसकी मेमोरी स्टराइल हो जाए, ऑब्जेक्ट बना दी जाए। उसने डिफेमेशन को एक वेपन की तरह यूज किया। उसका क्लेम था उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ गई थी क्योंकि उसे लगता था कि वो दूसरे लड़कों से बात करती है। ये एक ट्विस्टेड मेंटालिटी थी जहां वो विक्टिम की कहानी को डिसऑनर की ट्रेजेडी में रीराइट करना चाहता था। और दुख की बात यह है, इंडिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस में ये पैटर्न बार बार दिखता है। चलिए वापस आते हैं फोरेंसिक फैक्ट्स पर। रस्सी जिससे स्ट्रैंगुलेशन हुई, ब्रोकन नाइफ जो सीन पर मिला, डिजिटल एविडेंस, फोन एक्टिविटी मैसेजेस टाइमलाइन और फोरेंसिक डिकम्पोजिशन एनालिसिस जो टाइम ऑफ डेथ को कंफर्म करता था। सारा एविडेंस सिस्टमैटिकली सीज किया गया। चार्जशीट प्रिपेयर होने लगी। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोफाइल उभर कर आया। एक ऐसा किलर जो एक तरफ अकल्ट रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा था और दूसरी तरफ विक्टिम की सिस्टमैटिक डिफेमेशन भी। सवाल उठता है, क्या ये कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का केस है जैसे कुछ सोशल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं? क्या वो सच में अपनी डिल्यूजन्स पर बिलीव करता था कि वो उसकी स्पिरिट को बुला सकता है, या फिर ये सब एक केयरफुली स्टेज रिमोर्स का ड्रामा था अपने आप को बचाने के लिए? फोरेंसिक बायोलॉजिकल एनालिसिस ने एक बात बियॉन्ड डाउट कंफर्म कर दी, निक्रोफिलिया यानी सेक्सुअल इंटरेस्ट टुवर्ड्स डेड बॉडीज। पुलिस के मुताबिक वो बॉडी के पास बैठकर बियर पी रहा था और उसने डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया। चेस्ट पर जो स्टैब वुंड्स थे उनमें से कई डेथ के बाद दिए गए थे। ये क्या दिखाता है? एक तरफ इंटेंस रेज और दूसरी तरफ एक ठंडी ऑलमोस्ट स्टेराइल डिटैचमेंट। इस केस का असली डिस्कम्फर्ट सिर्फ मौत में नहीं है बल्कि उन डिटेल्स में है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। डीसीपी कृष्णा लाल चंदानी के मुताबिक क्राइम के बाद एक्यूज्ड का बिहेवियर इरेटिक बना रहा। कभी वो ब्लैंक पेपर मांगकर कन्फेशन लिखता और कुछ देर बाद कहता है वो खुद पेन में है। यहीं पर लूप फिर लटक जाता है। क्या कोई इंसान किसी से प्यार कर सकता है और फिर उसी बॉडी को बार बार म्यूटिलेट भी कर सकता है? जस्टिस की जो हीरोइक जर्नी है वो अब इसी साइकोपैथी को समझने की कोशिश कर रही है। विक्टिम के परिवार ने सीधी डिमांड रखी, डेथ पेनल्टी। विक्टिम के पिता जो शुरू से वोकल रहे, उन्होंने आरोप लगाया ये सब सस्टेन्ड जेलसी और वायलेंस का रिजल्ट था जो आखिरकार एक प्री मेडिटेटेड एग्जीक्यूशन में बदल गया। और उसके बाद डिलिबरेट डिफेमेशन। मीडिया फेस ऑफ में भी कोई पछतावा नजर नहीं आया। उसने बस इतना कहा, छोड़ दो ना, क्या करोगे जान। जरा उस लाइन को सुनिए, उस बेपरवाही के साथ, उस एहसास की कमी के साथ। यहाँ डर सिर्फ हिंसा का नहीं है, डर उस खोखलेपन का है जब इंसान वायलेंट ही नहीं अंदर से बिल्कुल खाली हो जाता है। सोसाइटी को अब ऑब्सेसिव लव की पैथोलॉजी को सीरियसली एड्रेस करना होगा। ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं जहां पोजेशन इंसानियत पर भारी पड़ रहा है और कई बार इसके साथ जुड़ जाते हैं बिजार एलिमेंट्स जैसे अकल्टिज्म या निक्रोफिलिया। ये सिर्फ क्राइम्स ऑफ पैशन नहीं होते, ये होते हैं सिस्टमैटिक डिह्यूमनाइजेशन के क्राइम्स। सबसे ज्यादा ठंडा कर देने वाली बात यह है कि एक एजुकेटेड यंग मैन को इतनी आसानी से दूसरे इंसान को ऑब्जेक्ट में बदल देना, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए या अपने डिसऑर्डर्ड कंट्रोल फैंटेसीज के लिए। ये हमें मजबूर करता है ये सोचने पर प्रॉब्लम सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं हो सकती। ये एक गहरी सामाजिक सोच की तरफ इशारा करता है जहां कई लोग अभी भी रिलेशनशिप्स को म्यूचुअल रिस्पेक्ट से नहीं बल्कि ऑनरशिप के नजरिए से देखते हैं। जब प्यार की जगह पोजेशन ले लेता है तो इंसानियत सबसे पहले मर जाती है। द आफ्टरमैथ ऑफ द कन्फेशन। चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, मीडिया ट्रायल अपनी पीक पर था, फोरेंसिक रिपोर्ट्स अब सॉलिड फैक्ट्स बन चुके थे। लेकिन इस केस की सबसे पावरफुल इमेज फोरेंसिक नहीं थी, वो डिजिटल थी। पीयूष दमनोतिया का मीडिया फेस ऑफ वीडियो वायरल हो गया। कैमरा ऑन था, हाथ में हैंडकफ्स। रिपोर्टर्स के सवाल सीधे और तीखे थे, व्हाई, क्या हुआ था? और उसका जवाब हैरान कर देने वाली कामनेस के साथ आया। और फिर मुस्कुराहट, एक ऐसी स्माइल जिसने पूरे देश की स्किन क्रॉल कर दी। तो ये क्या था? कॉग्निटिव डिसोनेंस या फिर अपने किए पर एक पूरी तरह से ठंडी कॉन्फिडेंस? केस अभी ट्रायल के अंडर है, कोर्ट रूम में कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन इस केस की साइकोलॉजिकल वायलेंस कोर्ट रूम के दीवारों तक सीमित नहीं है। वो डिफेमेशन वीडियोस अब भी उसके परिवार के साथ जिंदा है। सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट शायद यही है। एक ब्राइट MBA स्टूडेंट की जर्नी
नहीं, बीच रास्ते में ही कट गई। उसकी जिंदगी छीन ली गई, उसकी बॉडी को ऑब्जेक्ट बना दिया गया और मौत के बाद भी उसकी आइडेंटिटी पर हमला हुआ। द्वारकापुरी का फ्लैट अब लॉक है, बदबू जा चुकी है, जुडिशियल प्रोसेस अपनी धीमी रफ्तार से चल रहा है और केस की जो सबसे बड़ी प्रेजेंस बची है वो है उसकी बेचैन खामोशी। हम शायद कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि 10 फरवरी 2026 को उस कमरे में इंसानियत इतनी गहराई से फेल कैसे हो गई, और शायद हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी ट्रू हॉरर का मतलब आंसर्स मिल जाना नहीं होता, बल्कि एक्सेप्ट करना होता है कि कुछ अंधेरे बिल्कुल मुस्कुराते हुए एब्सोल्यूट होते हैं। और शायद इंदौर MBA मर्डर केस का सबसे ठंडा, सबसे लॉजिकल कंक्लूजन बस यही है। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय नाउ।